गाइज, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल साइंस बाय अनिल सर पर। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के बारे में। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, जिसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी बोला जाता है, तो इस अभिक्रिया को आपके सामने मैं बहुत ही आसान तरीके से प्रस्तुत करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए देखते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया की परिभाषा अलग अलग प्रकार से दी जाती है। जैसे हम पहले देखते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया के लिए। एक यहाँ पे ये बॉक्स बना रहा हूँ। इस बॉक्स से आपको समझना है कि ये बॉक्स ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब इसमें क्या क्या होगा वो अपन देखते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले देखें। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है, अर्थात इसमें ऑक्सीजन जुड़ती है। इसके अलावा ऑक्सीकरण अभिक्रिया में हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। ऑक्सीजन है वो विद्युत ऋणी तत्व है, तो हम कह सकते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया में विद्युत ऋणी तत्व का संयोग हो रहा है। ये तीर का निशान इसकी तरफ आ रहा है, जो ये बता रहा है कि ये जुड़ रहा है, और यहाँ से ये जो दूर जा रहा है वो बता रहा है यहाँ से कोई पदार्थ बाहर निकल रहा है। ऐसे हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो हम कह सकते हैं जिसमें विद्युत धनी तत्व का निष्कासन होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। लास्ट एक इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर देखते हैं कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में कोई परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, अर्थात इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है। तो ये 5 तरीके से ऑक्सीकरण अभिक्रिया की परिभाषा दी है। ऐसे ही देखते हैं अपचयन के लिए। अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। ये जो बॉक्स है ये, इसको मानते हैं कि ये अपचयन अभिक्रिया है। अपचयन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया की बिल्कुल विपरीत अभिक्रिया है, अर्थात ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जो पदार्थ जुड़ रहे थे अपचयन अभिक्रिया में वो बाहर निकलेंगे, और जो पदार्थ ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जुड़ रहे थे अपचयन अभिक्रिया में वो बाहर निकलेंगे। जैसे अपचयन अभिक्रिया के लिए देखें, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ रही थी, तो अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, यानी यहाँ अपन दर्शाएंगे ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल रही है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में हाइड्रोजन बाहर निकल रही थी, अपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग होता है। ऐसे ऑक्सीजन बाहर निकल रही तो हम कह सकते हैं विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन होता है। हाइड्रोजन जुड़ रही है उस आधार पे बोल सकते हैं विद्युत धनी तत्व का संयोग होता है। इसी प्रकार अगर कोई परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वो अपचयन अभिक्रिया होती है। तो इसके लिए यहाँ दर्शाएंगे इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है। तो ये थी 5 प्रकार से ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया की परिभाषाएं। अब हम इनके लिए समीकरण देखते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे ऑक्सीजन या विद्युत ऋणी तत्व के संयोग और वियोजन के आधार पे ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। तो पहला लेते हैं, इसमें सबसे पहला है ऑक्सीजन या विद्युत ऋणी तत्व के संयोग एवं वियोजन के आधार पर। पहला, ऑक्सीजन या विद्युत ऋणी तत्व के संयोग या वियोजन के आधार पे। जहाँ ऑक्सीजन जुड़ रही है या विद्युत ऋणी तत्व जुड़ रहा है वो तो होगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण के लिए बोल सकते हैं, इसमें सबसे पहले देखें ऑक्सीकरण, इसमें हो जाएगा ऑक्सीजन या विद्युत ऋणी तत्व का संयोग होता है। यहाँ मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा न हो। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन या विद्युत ऋणी तत्व का संयोग होता है। इसके लिए समीकरण देखते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, अर्थात यहाँ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। ऐसे ही विद्युत ऋणी तत्व के लिए देखें
तो जैसे मैग्नीशियम है, इसकी क्रिया जब क्लोराइड से करवाई जाती है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है MgCl2। तो यहाँ ऋणावेशित कण का संयोग हो रहा है, इसलिए ये विद्युत ऋणी तत्व के संयोग के आधार पे ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। अब देखते हैं इनके निष्कासन यानी वियोजन के आधार पे अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया जहाँ पे ऑक्सीजन का निष्कासन हो या विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन होगा वो अपचयन अभिक्रिया होती है। तो शॉर्ट में यहाँ लिख रहा हूँ निष्कासन होता है। निष्कासन जैसे समीकरण देखें, पोटेशियम क्लोरेट KClO3, जब इसका वियोजन होगा तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बाहर निकल गई। ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है अर्थात वियोजन हो रहा है, तो ये अपचयन अभिक्रिया है। तो अब इस समीकरण को संतुलित करें, तो संतुलित करने के लिए यहाँ ऑक्सीजन के परमाणु 3 विषम संख्या में है, इसको सम में करना पड़ेगा। तो इसके आगे अपन यहाँ 2 लगाएंगे, 2 लगाते ही यहाँ पोटेशियम 2 गया, इधर भी 2 लगाते ही पोटेशियम 2, क्लोराइड पहले से 2 है, इधर भी 2 गया, ऑक्सीजन 3 दूनी 6, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, 6 करने के लिए इसके आगे 3 लगाएंगे। तो ये हो गई ऑक्सीजन या विद्युत ऋणी तत्व के संयोग और वियोजन के आधार पर अपचयन अभिक्रिया। इसके बाद अपन देखते हैं हाइड्रोजन या विद्युत ऋणी तत्व के संयोग और वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। हाइड्रोजन या विद्युत ऋणी तत्व के संयोग और वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया को देखें, तो देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया में हाइड्रोजन बाहर निकल रही है या विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन हो रहा है, तो इसके लिए लिख सकते हैं कि वियोजन होता है अर्थात बाहर निकलते हैं ये पदार्थ। जिस रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन या विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन होता है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। जैसे इसके लिए समीकरण देखें, CH3 CH2OH, एथेनॉल। एथेनॉल से जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन बाहर निकलेगी तो एथेनेल बनता है CH3 CHO प्लस H2। एथेनॉल, एथेनॉल से जैसे हाइड्रोजन बाहर निकलती है एथेनेल बनता है, तो एथेनॉल से एथेनेल का बनना ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी प्रकार दूसरा देखें, अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। हाइड्रोजन के संयोग और वियोजन के आधार पे अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन अभिक्रिया में देखिए हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है अर्थात विद्युत ऋणी तत्व का संयोग हो रहा है, तो यहाँ शॉर्ट में लिखा जा रहा है संयोग। जिस रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन या विद्युत ऋणी तत्व का संयोग होता है वो अपचयन अभिक्रिया होती है। जैसे एथीन C2H4, एथीन, इसमें जब हाइड्रोजन जुड़ती है, हाइड्रोजन अर्थात विद्युत ऋणी तत्व जुड़ता है तो एथेन बनता है C2H6। एथेन से एथेन का बनना अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है। तो ये था हाइड्रोजन या विद्युत ऋणी तत्व के संयोग और वियोजन के आधार पे ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। अब हम इसमें लास्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया देखें, तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में कोई परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। कोई परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम, ये अपने बाहरी कोश से एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और सोडियम धनायन बना लेता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ निष्कासित हो गया तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इसी प्रकार मैग्नीशियम अपने बाहरी कोश के 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और धनायन में परिवर्तित हो जाता है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निष्कासित हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह होती है जिसमें कोई परमाणु, कोई अणु या कोई आयन इलेक्ट्रॉन त्यागता है, वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है।
ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पे अपचयन अभिक्रिया क्या होती है? अपचयन अभिक्रिया देख सकते हो आप, जिसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है। तो यहाँ शॉर्ट में अपन लिखें, कोई परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे क्लोराइड, जिसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और ऋणायन में परिवर्तित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है अर्थात अपचयन अभिक्रिया है। इसी प्रकार इसी समीकरण को अगर हम पलट के लिख दें कि जब मैग्नीशियम धन आयन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो वो उदासीन हो जाता है, तो ये समीकरण भी अपचयन अभिक्रिया में काम आ सकता है। तो ये थी इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पे ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। हमने 5 तरीके से इनके बारे में इनकी परिभाषाएं देखी हैं। अब हम आगे देखते हैं कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन दोनों साथ साथ हो तो उसे क्या कहते हैं। जहाँ पे ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होता है उसको रेडॉक्स अभिक्रिया या अपौपचय अभिक्रिया कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ भी सकता है, बाहर भी निकल सकता है, या हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व जुड़ सकता है या बाहर निकल सकता है। तो अगर साथ साथ हो रहा है तो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसको एक समीकरण से समझते हैं, कॉपर सल्फेट CuSO4, इसमें जब जिंक डाला जाता है, जिंक है वो कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील होने के कारण जिंक यहाँ से कॉपर को प्रतिस्थापित कर देगा और उसके स्थान पर स्वयं आके जुड़ जाएगा और यहाँ बनेगा जिंक सल्फेट ZnSO4 और कॉपर अलग हो जाएगा प्लस Cu। अब यहाँ अपन देखते हैं कहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है और कहाँ अपचयन हो रहा है। तो यहाँ देखिए, कॉपर के साथ सल्फेट अर्थात विद्युत ऋणी तत्व जुड़ा हुआ है। इधर कॉपर उत्पाद में कॉपर अकेला है अर्थात विद्युत ऋणी तत्व नहीं जुड़ा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कॉपर सल्फेट का कॉपर में, कॉपर सल्फेट का कॉपर में अपचयन हो रहा है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले अपन ने ये देखा था कि अगर विद्युत ऋणी तत्व बाहर निकलता है तो वो अपचयन अभिक्रिया होती है। तो कॉपर सल्फेट कॉपर में अपचयित हो रहा है। ऐसे ही जिंक है वो अकेला है, उत्पाद में देखते हैं जिंक के साथ सल्फेट जुड़ा हुआ है अर्थात विद्युत ऋणी तत्व जुड़ा हुआ है। तो यहाँ अपन कहेंगे जिंक सल्फेट में ऑक्सीकृत हो जाता है, जिंक सल्फेट में ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, इसलिए इसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसमें एक दूसरा समीकरण और देखें इसी अभिक्रिया के लिए, जैसे Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, जब इसकी क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड से करवाई जाती है तो आगे फेरस प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। यहाँ देखना, फेरस के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, यहाँ फेरस अकेला है, कहने का मतलब ऑक्सीजन का यहाँ निष्कासन हो रहा है। तो जहाँ से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है वो अभिक्रिया कहलाती है अपचयन अभिक्रिया। फेरिक ऑक्साइड का फेरस में अपचयन हो रहा है। दूसरा देखें कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ ऑक्सीजन का एक परमाणु है और कार्बन मोनोऑक्साइड आगे उत्पाद में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में परिवर्तित हो रही है। यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, यहाँ अभिकारक में 1 है, उत्पाद में 2 है। इसका मतलब एक ऑक्सीजन का परमाणु जुड़ रहा है। तो जहाँ पे ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ऑक्सीकृत हो रही है। तो ये थे इसके 2 समीकरण रेडॉक्स अभिक्रिया के, जहाँ पे ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होता है।
अब हम इसको सीधे तरीके से देखें कि हमें कैसे पता चले कि किसका तो ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। तो एक सीधा सा तरीका ये है, अगर बड़े से छोटा हो रहा है तो वहाँ बताना है कि अपचयन हो रहा है, और छोटे से बड़ा हो रहा है वहाँ होता है ऑक्सीकरण। ये बिल्कुल सीधा तरीका है जहाँ से आप पता लगा सकते हो। अगर पदार्थ बड़े से छोटा हो रहा है, जैसे इसमें देखें बड़े से छोटा हो रहा है वो अपचयन है। सूत्र में देखें यहाँ छोटे से बड़ा हो रहा है। अब आप कहोगे जी यहाँ तो छोटे से बड़ा कहाँ हो रहा है, तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन का एक परमाणु है और यहाँ उत्पाद में ऑक्सीजन के दो परमाणु हो गए, तो एक से ज़्यादा दो हो गए, इसका मतलब बड़ा हो गया। तो जब छोटे से बड़ा होता है वहाँ ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। अब ऐसे ही अपन इसमें अपचायक और ऑक्सीकारक क्या होते हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। ऑक्सीकारक और अपचायक क्या है? ऑक्सीकारक और अपचायक, जिस पदार्थ का अपचयन होता है वो कहलाता है ऑक्सीकारक, और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे कहते हैं अपचायक। यहाँ मैं लिख दूँ, जिस पदार्थ का अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक होता है, और अपचायक कौन होता है? जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, उस पदार्थ को अपचायक बोला जाता है। तो अब इस पहले समीकरण के लिए अपन देखें कि यहाँ पे ऑक्सीकारक कौन है और अपचायक कौन है। तो यहाँ इस समीकरण की भाषा देखें, कॉपर सल्फेट का कॉपर में अपचयन हो रहा है, इसका मतलब कॉपर सल्फेट का अपचयन हो रहा है। जिसका अपचयन होता है वो कौन होता है? ऑक्सीकारक। तो इस समीकरण में कॉपर सल्फेट कौन है? ऑक्सीकारक है, और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो कहलाता है अपचायक। जिंक का ऑक्सीकरण होने पे जिंक सल्फेट बनता है, अर्थात जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो यहाँ पे ये जो जिंक है ये जिंक अपचायक है। ऐसे दूसरे समीकरण में देखें, इसके लिए अपचायक और ऑक्सीकारक, अपचायक कौन है और ऑक्सीकारक कौन है। यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड का फेरस में अपचयन हो रहा है, फेरिक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, इसका मतलब फेरिक ऑक्साइड, इसका अपचयन होने पे जिसका अपचयन होगा वो कौन होगा? ऑक्सीकारक। तो यहाँ ऑक्सीकारक है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, और अपचायक कौन होता है? जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीकरण होने पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो यहाँ अपचायक है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये थी रेडॉक्स अभिक्रिया। आज के इस वीडियो में अपन ने ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, उसके अलावा रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में बात की है। उम्मीद है आपको ये सारी अभिक्रियाएं अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको अभिक्रिया समझ में आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।